हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति। देखिए ये एससीईआरटी बोर्ड बिहार बोर्ड का कंटेंट्स है और मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, खासकर बीपीएससी टीआरई में, स्टेट में, ये सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 1789 ईस्वी के पूर्व फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी उसे पुरातन व्यवस्था या प्राचीन राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, इस समय सामंतों को बोलबाला था। सामंतों का उस समय जो था सामंतों का बोलबाला था, यानी फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो था फ्रांस में सामंतों का बोलबाला था तथा समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और साधारण वर्ग। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी और स्वेच्छा जारी था। फ्रांस में प्रतिनिधि संस्थाओं का सर्वथा अभाव था, यानी कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं थी उस समय में। फिर भी स्टेट जनरल जो थी नामक एक सभा थी 1614 ईस्वी के बाद, जो है इसकी बैठक अभी तक कभी भी नहीं हुई थी, यानी 1614 ईस्वी के बाद स्टेट जनरल की बैठक कभी भी नहीं हुई थी। फिर चर्च राज्य में अत्यंत प्रभावशाली संस्था थी। फिर नेक्स्ट है, करों का जो है सारा बोझ साधारण जनता पर ही था, कुलीन और चर्च पर नहीं देते थे, कर नहीं देते थे। ठीक है, कुलीन और चर्च जो थे वो कर नहीं देते थे। कर कौन देते थे? जो नीचे तबके के लोग थे, जो गरीब लोग थे, वही कर देते थे बस। फिर नेक्स्ट है ये कि लुई 16वां की निरंकुशता तथा उनकी रानी मेरी अंतोनेट की फिजूल खर्ची फ्रांस की विवश तथा मजबूर जनता को फ्रांसीसी क्रांति के लिए उकसाया। लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट। लुई 14वां बोला करता था कि मैं ही राज हूँ। और लुई 16वां की निरंकुशता तथा उसकी पत्नी जो थी मेरी अंतोनेट की फिजूल खर्ची ने क्या किया? फ्रांस को डुबो दिया। फिर नेक्स्ट है, गिल्ड यानी व्यापारिक संगठन है, एक व्यापारिक संगठन था गिल्ड। व्यापारियों का एक संगठन था जिसका नाम था गिल्ड। और प्रांतीय तथा स्थानीय कानून अबाध रूप से व्यापार की प्रगति नहीं होने देते थे। फिर नेक्स्ट है, समाज में इस समय एक नए वर्ग यानी मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था जो विशेषाधिकारों का विरोधी एवं समानता और स्वतंत्रता का था हिमायती था, यानी उसका पक्षधर था। फिर नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की सैनिक सहायता करने के कारण क्या हुआ था? फ्रांस पर कर्ज आ गया था। कितना का कर्ज आ गया था? 10 अरब लिबड़े का कर्ज चढ़ गया था उसके, मतलब फ्रांस पर। फिर नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। तो ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फिर नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ मध्यम वर्ग ने किया था, इसका नेतृत्व इस वर्ग ने ही किया तथा क्रांति का लाभ इसी वर्ग को सर्वाधिक हुआ था। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंती प्रथा का अंत, सामाजिक विषमता का अंत और शासन व्यवस्था की विषमता का भी अंत हो गया। फिर नेक्स्ट है, इस क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक त्रुटियों का भंडाफोड़ मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, क्वेश्चने तथा तुर्गो आदि दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों ने किया था। फिर नेक्स्ट है, राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक एक संस्था थी जो राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर क्या करती थी? अंकुश लगाती थी। और उस समय जो है फ्रांस में पार्लमा की संख्या जो थी वो 17 थी। इसका गठन जो है न्यायालय के रूप में किया गया था। फिर प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद जो था फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का एक ठेका दे देती थी और ये जो ठेकेदार थे वो टैक्स फॉर्मर कहे जाते थे। ये पूंजीपति टैक्स फॉर्मर कहे जाते थे। किसानों को टैले नामक भूमि कर तथा तिथे नामक धार्मिक कर देना होता था। ये क्वेश्चन पीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तिथे जो था कर कैसा करता था? वो एक धार्मिक कर था, ठीक है, तिथे, और टैले जो था भूमि कर था और एक किसानों को देना होता था। फिर फ्रांस में कैथोलिक धर्म राजधर्म था और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। तो राजधर्म कौन था फ्रांस में उस समय? तो कैथोलिक धर्म था और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को ज़बरदस्त सजा दी जाती थी उस समय। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट भी होता था जिसको लेटर्स डी कैचेट कहते हैं। बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था जिसको लेटर्स डी कैचेट कहते हैं। फिर 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित जो है राज्य के कारागिरी बेस्टिल, जो राजा की निरंकुशता का प्रतीक था, बेस्टिल कारागिरी को घेर लिया और बंदियों को मुक्त करा लिया। इसीलिए फ्रांस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर नेक्स्ट फ्रांस में 14 जुलाई स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर लुई 16वां 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। नेशनल असेंबली जो थी वह देश के लिए अधिनियम बनाने। नेशनल असेंबली क्या थी? तो वो जो थी किसानों का, मजदूरों का, नीचे तबके के लोगों का क्या था? एक राजनीतिक संगठन था जिसको नेशनल असेंबली उन लोगों ने नाम दिया था।
बनाने लगे। उसके बाद इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। फिर सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। फिर यद्यपि लुईस 16वां ने नए संविधान को मान लिया। आइए फिर नीचे वास्तविक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी वर्ग के लोग जो थे प्रथम स्टेट में आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग के लोग जो है वह द्वितीय स्टेट में आते थे। फिर पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो न्यायाधीश सब जो थे वो तृतीय स्टेट में थे। ठीक है। वॉल्टेयर क्या था? तो वॉल्टेयर एक लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा का समर्थक था रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विधि की आत्मा पुस्तक लिखी है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। नौवां क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुईस 16वां था फ्रांस की राज्य क्रांति के समय। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, लुईस 16वां सन 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। लुईस 16वां जो था 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। फिर डैश लुईस 16वां की पत्नी थी। मेरी एंटोनेट जो थी वह लुईस 16वां की पत्नी थी। फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट्स जनरल कहते थे। ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फॉर्मर कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो सामाजिक संविदा है। सातवां क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्सिमिलियन रॉस्पियर था। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए नौवां क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में हुआ? 1848 ईस्वी में हुआ। फिर फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन डैश में मिला। तो फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है सन 1946 ईस्वी में मिला। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। तत्कालीन फ्रांसीसी समाज निम्न 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी, कुलीन और मध्यम वर्ग। पादरी वर्ग, फ्रांस में चर्च की भूमिका प्रभावशाली थी, इसलिए देश में पादरियों का व्यापक प्रभाव था। इनकी संख्या लगभग 1,30,000 तक थी। कुलीन वर्ग, इनका स्थान बड़े पादरियों के नीचे था, फिर भी यह वर्ग सुविधा भोगी था। इनकी संख्या मात्र 40 लाख ही थी। मध्यम वर्ग, इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, व्यापारी, शिल्पी तथा मजदूर आदि शामिल थे, जिनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 90% थी। देख रहे हैं आप, 90% जनसंख्या होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, 1,30,000 जो थे, जो केवल मतलब 5 से 10% होंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं उस 90% पर। इन्हें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। सभी करेंट टैक्स भी इसी वर्ग को देना होता था, यानी मध्यम वर्ग को ही देना होता था। सेना में भी इन्हें ही भर्ती होना पड़ता था। यह स्थिति जनता के लिए असहनीय थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात कही है। इसी को शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया है। वोल्टेयर ने चर्च, समाज, राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। हालांकि यह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थक था। रूसो पूर्ण परिवर्तन का समर्थक था। उसने अपने पुस्तक सामाजिक संविदा में ये जो है, तो रूसो की पुस्तक है सामाजिक संविदा। ये भी जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा किसने लिखी है? तो रूसो ने लिखी है। में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। दिदरो के बृहद ज्ञान को उसके लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। क्वेश्चनों तत्वों को जैसे शास्त्रियों ने भी क्या किया, आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना की तथा मुक्त व्यापार का समर्थन किया था। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सन 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। तो सन 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वॉल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक संविधा में प्रशासन में पूर्ण परिवर्तन की बात कही। इसी प्रकार दिदरो के बृहद ज्ञान कोश के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फिर नेक्स्ट आइए कि फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि इसने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है। फिर सन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया था। तो सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया।
फिर नेक्स्ट है नीचे राष्ट्रीय कैलेंडर। अब फ्रांस में नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसकी रीतियों के आधार पर 12 महीनों में बांटकर नया नामांकन उस राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या पड़ा, ब्रूमेयर या थर्मिडार आदि किया गया। महिलाओं को सुविधा की प्राप्ति। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ओलम्ब द गूज नामक एक महिला के नेतृत्व में दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक एक संस्था गठित हो गई थी। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चनों और तुर्गों जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण तथा आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक वहाँ की संसदीय संस्था थी, जो 1789 के पूर्व जो थी फ्रांस की संसदीय संस्था, उसका नाम था स्टेट्स जनरल, की एक भी बैठक नहीं हुई थी। देख रहे हैं आप, 1614 ईस्वी के बाद एक भी बैठक नहीं हुई स्टेट्स जनरल की। राजा की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए वहाँ पार्लियामा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और उनका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। इनके न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था, जिसने बाद में वंशागत रूप धारण कर लिया। लुईस 16वां का जो विवाह है वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट के साथ हुआ था। फिर नेक्स्ट है ये, फ्रांस की नेशनल असेंबली सन 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया था। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लुईस 16वां इसे मान लिया, लेकिन विदेशी कुलीन वर्गों ने उस संविधान का विरोध किया। अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, पर्दा तथा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध से जनता को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। उस समय तक नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं मिला था। असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यह बात आलोचना का विषय बन गई थी। आलोचकों ने जैकोबिन क्लब के सदस्य प्रमुख थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया। इसका नेता मैक्सिमिलियन रॉसपियर था। यानी जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉसपियर था। रॉसपियर वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति था। खाद्यान्न की महंगाई यानी खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव के कारण उसने हिंसक विद्रोह आरंभ कर दिया था। उसने आतंक का राज स्थापित किया। 14 महीने के अंदर 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई। किसको? मैक्सिमिलियन रॉसपियर को। रॉसपियर प्रत्यक्ष राजतंत्र चाहता था। उसने 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वोट का अधिकार दे दिया। इस आधार पर असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अभियोग में राजा रानी पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन फ्रांस में रॉसपियर के आतंक के शासन स्थापित करने के विरुद्ध भी आंदोलन हुए और 1794 में फिर रॉसपियर को भी फांसी दे दी गई। फिर ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1774 में क्या हुआ? लुईस 16वां फ्रांस राजा बनता है। 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। 5 मई स्टील का पतन हुआ। तो जुलाई को मानव नागरिकों के अधिकार की घोषणा हुई 27 अगस्त 1789 को। 1791 में क्या हुआ है? तो फ्रांस में संविधान राजतंत्र की स्थापना हुई है। 1792 में क्या हुआ है? नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रशासन सेवा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। कब? अप्रैल 1792 ईस्वी में। 93 में क्या हुआ? 1793 में फ्रांस के राजा लुईस 16वां को फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुईस 16वां को फांसी दे दी गई है। 1794 में रॉसपियर को फांसी पर लटका दिया गया जुलाई 1794 में। फिर 1795 में फ्रांस गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई है। फिर 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरे वीडियो का। बाकी क्लास का भी मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।